जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग रिव्यू करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका जिक्र भारत के संविधान के कौन से पार्ट में है? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सिक्स्थ, पार्ट 8 या पार्ट 4? सही उत्तर है दोस्तों, ये बड़ा ही बेसिक सा सवाल है कि पार्ट 1 नहीं, पार्ट 6 नहीं, पार्ट 8 नहीं, पार्ट 4 में जिक्र किया गया है किसका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज। नाउ, अभी मैंने इसका जिक्र कर दिया कि कौन से आर्टिकल से लेकर, मतलब विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से जो 4 ग्रुप आपको दिए हैं, आपको बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस ग्रुप में बिलोंग करता है। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ये इसका करेक्ट उत्तर है, बाकी सारे के सारे उत्तर गलत हैं। सो फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 वी डील अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज फार द आर्म फोर्सेस आर कंसर्न द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर। आप लोगों को पता है कि हम सभी लोगों को फंडामेंटल राइट भारत का संविधान प्रोवाइड करता है, लेकिन जो आर्म फोर्सेस हैं, जो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, पुलिस वाले हैं, जो दिन रात अपनी ड्यूटी कर कर हमारे देश की सेवा करते हैं, अगर हम उनके फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 उन्हें ग्रांट की जाती है किस केस में? ठीक है, क्योंकि देखिए उन लोगों के पास, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल राइट उनके पास नहीं है, आर्म फोर्सेस के पास नहीं है। नॉट अवेलेबल एट ऑल, अवेलेबल टू द आर्म फोर्सेस बट नॉट टू द अदर फोर्सेस, अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ये इसका सही उत्तर है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत उन्हें जो भी फंडामेंटल राइट मिलता है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कितना फंडामेंटल राइट या कितनी छूट देनी है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कभी आर्मी वालों को या पुलिस वालों को अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए सड़क पर बैठकर स्ट्राइक करते देखा है? नहीं देखा होगा। ठीक है, वो दिन रात हमारे देश की सेवा करते हैं, तो एटलीस्ट हमें उनकी इस बात पे इज्जत करनी चाहिए। उनके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि उनको कितना फंडामेंटल राइट देना है, कितने एक्सटेंट तक। बाकी आप तो हिंदुस्तान में फैशन है, जब मन चाहे रोड रोक लो, बैठ जाओ। अगला सवाल के दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका जिक्र भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is directed to establish uniform civil code? आर्टिकल 45, आर्टिकल 39, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 40? इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वैसे अभी हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है नहीं, इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 44 में कि सरकार चाहे तो लोगों के वेलफेयर के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है कि पूरे देश में तलाक से रिलेटेड, इसके अलावा शादी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड कोई एक कानून हो। हर जगह पर अपना अलग अलग कानून है धर्म के अनुसार, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में है। अगला सवाल के दोस्तों, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज वेस्टेड ओनली इन। भारत के संविधान में जो रिट इशू किया जाता है, आपको पता है, हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, ये जो हैबियस कॉर्पस है इसको इशू करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के पास? तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट्स इशू करती है हैबियस कॉर्पस की। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट के रिट्स इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के रिट्स इशू करने की पावर से
थोड़ा ज्यादा ब्रॉड होता है, बड़े पैमाने पर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन स्टेटेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट। ये 4 केसेस आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। इन चारों में से किस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय सुनाया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है वो फंडामेंटल राइट से बढ़कर नहीं हो सकती, उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। मतलब अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करना हो तो फंडामेंटल राइट को आप कॉम्प्रोमाइज कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों ये केस था, बड़ा ही मशहूर केस है भारत में, केशवानंद भारती केस 1973, इमरजेंसी लगने के पहले। ठीक है, और ये भी एक आधार बनाया था इंदिरा गांधी ने, इस केस को भी एक आधार बनाया था इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन फंडामेंटल राइट बट हैज बीन अपहेल्ड टू बी सो बाय सेवरल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों ये 4 अधिकार आपके पास दिए हुए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, ये 4 अधिकार भारत का संविधान आपको देता है, लेकिन इनमें से एक अधिकार ऐसा है जो बहुत ज्यादा खुलकर मेंशन नहीं किया गया है भारत के संविधान में, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट इसके प्रोनाउंसमेंट में बताती है, मतलब इसके फेवर में ये बताती है, इसके प्रोनाउंसमेंट में ये बताती है कि ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट नहीं है, खुलकर नहीं है, मगर हां इसको अपहेल्ड किया जाता है बाय सेवरल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, इनमें से वो कौन सा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में इंक्लूडेड नहीं है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये तो करेक्ट है। देखिए ये तो नहीं होगा, सिंपल। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये वाला जो फंडामेंटल राइट है ये भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में डील करता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये तो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों कि हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इनमें से किस आर्टिकल को डिस्क्राइब किया था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिल और आत्मा है भारत के संविधान की ये आर्टिकल। इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भारत के संविधान को एडॉप्ट कब किया गया था? भारत की संविधान सभा के द्वारा। अगर आप लोगों ने प्रीएम्बल देखा है तब तो आप लोगों को ये डेट याद होगी। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एडॉप्ट कब किया, साइन कब किया, इफेक्ट में कब आया। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान को एडॉप्ट किया था। अगला सवाल के दोस्तों कि भारत के संविधान में टोटल कितने शेड्यूल हैं? 8, 12, 10 या 14? तो दोस्तों भारत के संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है। इनमें से वो कौन सी संस्था है जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस को कंडक्ट करती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट इलेक्शन कमीशन या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन? तो सही उत्तर है दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका निर्माण भारत के संविधान का 73वां अमेंडमेंट कर किया गया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन, मान लीजिए यूपी की स्टेट इलेक्शन कमीशन गए तो यूपी के जो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस होती है लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, उसका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। बाकी प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST इन प्रपोर्शन टू देयर नंबर, ये तो करेक्ट है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन एंड रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ये भी करेक्ट है। रिजर्वेशंस फॉर SC एंड ST आर इफेक्टिव टिल 2010, ऑल्सो करेक्ट। अनरिजर्व सीट्स कैन नॉट बी कंटेस्टेड बाय वुमेन, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है।
जनरल सीट्स पर भी वुमेन लड़ सकती हैं। अगर 1/3 सीट रिजर्व है, वो हम अग्री करते हैं कि 1/3 सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो रिमेनिंग 2/3 सीट है उनमें भी ऐसा नहीं है कि महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। अगर उनका 1/3 सीट रिजर्व है तो अनरिजर्व सीटों पर भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि 73वां अमेंडमेंट जब भारत के संविधान का कर दिया गया, फोर्स में आ गया, तो आपको पता है कि पंचायती राज सिस्टम में 3 टीयर होते हैं। ठीक है, भारत के राज्यों में वो कौन सा पहला राज्य बना जिसने 73वें अमेंडमेंट के बाद अपने राज्य की में तीनों टीयर ऑफ पंचायत पर डायरेक्ट इलेक्शन करवाए? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? सही उत्तर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने 73वां अमेंडमेंट लागू होने के बाद लोकल गवर्नमेंट के तीनों टीयर पर, मतलब पंचायत के तीनों टीयर पर डायरेक्ट इलेक्शन करवाए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि अगर गवर्नर मान लीजिए किसी राज्य का है, उसको किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, तो वो किस तरह अपने फंक्शंस को अंजाम देता है? ऑन एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये इनकरेक्ट है। ये तो गवर्नर करता है अगर वो किसी पर्टिकुलर राज्य का राज्यपाल है तो। ठीक है, कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही काम करेगा, जैसे देश का राष्ट्रपति सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करता है। इंडिपेंडेंटली ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये करेक्ट उत्तर है कि अगर गवर्नर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है यूनियन टेरिटरी का, तो उसको किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस सुनने की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ले सकता है। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट डायरेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये इनकरेक्ट है। सही उत्तर है इंडिपेंडेंटली ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियाज बाइकैमरल पार्लियामेंट। देखिए दोस्तों, ये तो करेक्ट है। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ इंडियाज बाइकैमरल पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है। राज्यसभा कैन ओनली बी डिसॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी इन द कंट्री, ये इनकरेक्ट है और ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट को पता लगाना है। राज्यसभा किसी भी केस में डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा 5 साल के बाद या उसके पहले भी भंग हो सकती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, ये तो करेक्ट है। तो सही उत्तर है राज्यसभा कैन ओनली बी डिसॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी इन द कंट्री, ये इनकरेक्ट है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। अगला सवाल है दोस्तों कि आजाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, पहले वित्त मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, टीटी कृष्णामाचारी, आर के शनमुखन चेट्टी या के एम मुंशी? तो दोस्तों, भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर और भारत का पहला बजट रखने वाले फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुखन चेट्टी। राइट टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर। साफ मतलब राइट टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ और आपका कह सकते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर को यूज में लाना, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये किस फंडामेंटल राइट के अंडर में आता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 24, आर्टिकल 26। तो दोस्तों, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में जिक्र है राइट टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज चैनल पर देखी होगी, सोशल मीडिया पे देखी होगी। कई सारे लोग दिल्ली में अगर रहते हैं या वहां पर गए होंगे तो बट ऑब्वियस प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो पहले हुआ करता था, अब उसका नाम बदल कर रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। वहां पे आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जरूर देखी होगी। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग 1958 में बनकर तैयार हुई। उसके पहले मतलब 1947 से लेकर 1958 11 साल तक जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है वो कहां पर रहकर फंक्शन करती थी, मतलब वो कहां बैठती थी, कंडक्टिंग कहां पर होती थी? तो दोस्तों, पार्लियामेंट हाउस में एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था। 11 साल तक हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय वहां पर गठित की जाती थी। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान का प्रोविजन बनाता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी?
आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 52? सही उत्तर के दोस्तों भारत के संविधान का आर्टिकल 51 में प्रोविजन है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगला सवाल के दोस्तों कि जो प्रेसिडेंट को इमोल्यूमेंट पे किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब नॉट ट्रू? दिस कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये करेक्ट है। आर्टिकल 360 के अंतर्गत अगर भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है और जरूरत पड़ती है तो उसके इमोल्यूमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। किसके? देश के राष्ट्रपति को। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, ये भी करेक्ट है। दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट है। कंटिजेंसी पर नहीं बल्कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है प्रेसिडेंट का इमोल्यूमेंट। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें जिक्र है सीएफआई का, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन, ये भी करेक्ट है। कूच करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जिसका आंसर आप लोगों की स्क्रीन पर आई गया है कि इनमें से वो कौन सा अपॉइंटमेंट है जो देश का राष्ट्रपति नहीं करता है। चीफ ऑफ द आर्मी ये तो करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, चीफ ऑफ द एयरफोर्स भी, मगर लोकसभा स्पीकर की, मतलब लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता। ये तो पार्लियामेंट में प्रॉपर वोटिंग होकर किया जाता है, तो इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट नहीं करता है। अगला सवाल के दोस्तों कि ये जो राइट टू वर्क, मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान का भारत की सरकार को डायरेक्ट करता है कि वो राइट टू वर्क को सिक्योर करने के लिए प्रोविजंस बना सकते हैं और प्रोविजन बनाएं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 38, आर्टिकल 41 या आर्टिकल 43? तो दोस्तों आर्टिकल 41 में जिक्र है राइट टू वर्क का, और आर्टिकल 41 निर्देश देता है किसको? भारत सरकार को, कि वो राइट टू वर्क को सिक्योर करने के लिए इफेक्टिव प्रोविजन बनाए। आर्टिकल 359 दोस्तों भारत के संविधान का किससे डील करता है? इन चारों में से डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तो आर्टिकल 360 के अंदर में आता है। प्रोमulgation ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट अ फ्यू ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये करेक्ट है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, ये तो इनकरेक्ट है। इसका जिक्र तो आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 के बीच में। तो सही उत्तर है दोस्तों, क्या सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 359 में जिक्र है कि कुछ फंडामेंटल राइट छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी लगने के बाद, नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद। अगला सवाल के दोस्तों कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान का जो कि भारत की सरकार को, या भारत को मतलब भारत की सरकार को एम्पावर करती है कि वो वातावरण को, जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए प्रावधान बनाए। आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 46? सही उत्तर के दोस्तों आर्टिकल 48A। ये थे टोटल 25 सवाल। उम्मीद है मेरे बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले सफर में मुलाकात होगी तीसरे पार्ट में, और जल्द ही मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके ऊपर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो आइए गुरु घंटाल को शेयर कीजिए, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को चेक कर पाए। मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।